Assalamualaikum my dear friends, I am Afran Ashik. I hope you all are fine. Here we are going to discuss today's mathematics paper of class 10th conducted by JK Bose. पूरा पेपर तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डिस्कस करने की ज़रूरत है क्योंकि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज से आते हैं. अगर आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है मैंने वहाँ पे ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके स्टेप्स यही है कि नहीं है, या इसका आंसर यही है कि नहीं है, आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हो या चेक कर अगर आपने कॉपी नहीं बनाई तो फिर देखोगे ये जो क्वेश्चन ये किस चैप्टर में से था, उस चैप्टर का नाम लिखोगे. फॉर एग्जांपल सर्च करोगे यूट्यूब पे ट्राइगोनोमेट्री से था फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन, आप लिखोगे ट्राइगोनोमेट्री बाय आफरान आशिक, वहाँ पे आपको लेक्चर्स फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा. अब फिर आप देखोगे वहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था, और वहाँ पे मैंने पूरा नंबरिंग के साथ पूरे क्वेश्चन पूरे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं. वहाँ पे आप कंपेयर करोगे मेरा आंसर और अपना आंसर, फिर देखोगे ये क्वेश्चन आपने ठीक किया है कि नहीं किया है. अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या आप बोल सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इनको, या आप बोल सकते हो द क्वेश्चंस विच फॉल इन सेक्शन. ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट मैंने समझा इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते इन क्वेश्चंस में कि इसका आंसर ये है कि ये है और इनका नंबर भी ठीक ठाक है. 20 क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है. मैंने समझा कि इनको यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा. और एक बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था बिफोर 2-3 मंथ्स. मैंने आपको बोला था कि उसमें मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, और टोटल जो पेपर था है ये मतलब ये कितने मार्क्स का होगा. बिल्कुल अगर आप उस वीडियो को कंपेयर करोगे, जिनने देखा होगा उनको तो समझ आया होगा, अगर आप कंपेयर करोगे इस पेपर के साथ 100% वो रिजेंबल करता है. मतलब जहाँ पे मैंने बोला था फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था रियल नंबर में 3 क्वेश्चन आएंगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप पेपर देखोगे 100% 3 क्वेश्चन आए थे. लेटर सब मैंने बोला था वहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो थे वो 3 ही आए थे. फॉर एग्जाम्पल 4 बोला था तो 4 ही आए होंगे, और जो बोला था क्या वहाँ पे मैंने बोला था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे भी वेरी शॉर्ट ही आए होंगे. 100% बाई 100%, आई मीन 100%, नॉट 99.9%, आई मीन 100%, वैसे ही पेपर आया था. तो जो हम यहाँ पे मैं सीरीज़ मेरे पास है, इट इज़ सीरीज़ बी. अब अलग अलग सीरीज़ होती है पेपर्स में से, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर सेम. तो यहाँ पे मैं सीरीज़ बी मुझे मिली और सीरीज़ बी को ही मैं सॉल्व यहाँ पे करूँगा. और आपको पता होगा कि आपको 15% रिलैक्सेशन दी गई थी, कि दैट मीन्स आपको आउट ऑफ 80 आपको सिर्फ कितने मार्क्स करने थे 68. दैट मीन्स 80 के जो 80 का जो 15% होता है दैट्स 12. दैट मीन्स यू वेर आस्क्ड टू ओनली आंसर इफ 85% ऑफ द क्वेश्चंस, या मैं कह सकता हूँ कि आपको सिर्फ 68 मार्क्स ही करने थे 80 मार्क्स के पेपर में से. दैट मीन्स अगर आप 68 मार्क्स करते तो आपको बराबर 80 मार्क्स मिल जाते. मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सारे सॉल्व करूँगा, फिर आपने सॉल्व आधे ही किए होंगे या आधे ऑब्जेक्ट में भी फॉर एग्जांपल आधे बच्चों ने ये 12 ऑब्जेक्टिव्स ही छोड़े होंगे, 68 बाकी किया होगा. लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस पूरा करूँगा, फिर जिसने जो किया होगा वो उसकी अपनी मर्जी है. लेकिन ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो सब करते हैं 20, बाकी में से मत छोड़ा होगा आपने, मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव सब अटेम्प्ट करते हैं. और मैं साथ साथ बोलूँगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर से था. क्वेश्चन नंबर 1 जो सीरीज बी का है दैट इज़ फ्रॉम रियल नंबर्स. इजी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर. अगर आपने मेरे लेक्चर्स मेरे लेक्चर्स रियल नंबर्स पे देखे होंगे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, तो बिल्कुल आपने इसको 1 गो में सॉल्व किया होगा. वहाँ पे मैंने आपको बोला था पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट इज़ इट इज़ नॉट, यहाँ पे मैं क्रॉस दे रहा हूँ इसको, टिक मानना नहीं, it is of the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. That means it's a rational number, it does not represent a rational number.
बी की जो डेसिमल एक्सपेंशन, मैंने आपको बोला था अगर डेसिमल एक्सपेंशन से चेक करना होगा रैशनल है कि इरेशनल, रैशनल की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ईदर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज़ रिपीटिंग, 333 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अगेन एन रैशनल नंबर। हाँ, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो 2 + √3 है इट इज़ एन इरेशनल नंबर। सर आपने बोला था लेक्चर में, मैंने बोला था अगर मैं किसी भी नंबर को, रियल नंबर को ऐड करूं अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। याद रखना, मैंने आपको बोला था वहाँ पे, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखूंगा। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा दैट विल बी सी, और नन ऑफ दीज भी इसका आंसर नहीं है। क्रॉस का मतलब है ये इसका आंसर नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब है ये आंसर नहीं है, टिक का मतलब है हाँ ये आंसर है, वो तो आप समझ गए होंगे। 2 + √3 मैंने आपको बोला था अगर मैं किसी भी रियल नंबर को ऐड करूंगा अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, प्राइम नंबर कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी 7 एक्स्ट्रा। यहाँ पे प्राइम नंबर जो है हमारे पास दैट इज 3, जो प्राइम नंबर हमारे पास है दैट इज 3, दैट मीन्स यहाँ पे मैं अच्छे से लिखूंगा 2 + जो √3 हमारे पास है एनी रियल नंबर व्हेन एडेड टू रूट ऑफ प्राइम नंबर दिस नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो नंबर है होता है दैट इज इरेशनल। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज 4x + 2 = 10 - 2y। कह रहा है कि अगर 4x + 2 जो हमारे पास है 4x + 2, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 4x + 2 = अगर 4x + 2 हमारे पास बराबर है 10 - 2y, 10 - 2y। If 4x + 2 is 10 - 2y, it is a it's the linear equation in two variables, क्योंकि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज x एंड y। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0। अरे यार 50 क्वेश्चन हम कराते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ये कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर x का वैल्यू होगा 0, व्हाट इज द वैल्यू, सॉरी अगर व्हाट इज, हाँ x का वैल्यू होगा 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सीधा x का वैल्यू पुट करो 0 और y का वैल्यू देखो क्या होगा। जरा मुझे बताओ, जब मैं x का वैल्यू पुट करूंगा 0, 4 × 0 + 2 = 10 - 2y, विच इम्प्लाइज टू 4 × 0 हुआ 0, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे आएगा -10, क्योंकि जब राइट हैंड साइड वाले 10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा इट विल बी -10 = -2y। कैलकुलेशन पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ध्यान देना होता है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है अगर मामूली गलत हो गई प्लस की जगह माइनस आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज टू -2y को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा 2 - 10 is -8, माइनस कैंसल, विच इम्प्लाइज टू y = 8/2 दैट्स 4। जो y का वैल्यू है वो आएगा 4 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0, जो y का वैल्यू है वो आएगा 4 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0। दैट मीन्स this is the answer of the question. The coefficient, this is easy question, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये easy है बिल्कुल, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। The coefficient, हाँ this question is from the pair of linear equation in two variables. The coefficient of x² in the polynomial, मैंने आपको डिफाइन किया था पॉलिनोमियल्स में से, मैंने आपको बोला था कि x² का कोफिशिएंट क्या होता है। x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता जो x के साथ नंबर अटैच्ड है विद साइन। मैंने वहाँ पे जोर दिया था, इसने क्वेश्चन क्यों पूछा था, फिर तो इजी बन जाता है। विद साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और इसने साइन यहाँ पे माइनस रखी थी। इसको बच्चों को चेक करना था कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल हैड इट बीन +2x², तब बच्चा आराम से बोल सकता था x का कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट है 2, तब एग्जामिनर को मज़ा नहीं आता। अब इसने माइनस रखा है, अब उसको चेक करना है कि बच्चा 2 लिखेगा कि -2, और ऑप्शन में 2 भी है और ऑप्शन में -2 भी है, ये आपको ध्यान रखना था। ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज़ 3 +3, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², इट इज़ -2, एंड व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³ इट इज़ 5। जो नंबर अटैच होता है दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ नंबर अटैच होगा। हमें x² का कोफिशिएंट पूछा
पूछा गया था, इट इज़ -2 नॉट 2। बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा 2, इट्स नॉट 2, इट्स -2। विद साइन हम कंसिडर करते हैं कोफिशिएंट। हालांकि अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे पॉलिनोमियल्स के, तो बिल्कुल आप इसको विद मतलब इन वन गो करते सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP। हमारे पास एक AP दिया गया है, इट्स फोर्थ क्वेश्चन। AP है हमारे पास 7, 14, 21 एंड सो ऑन। मुझे बताना है इस AP की फिफ्थ टर्म। ज़रा मुझे बताओ, अगर मुझे किसी भी AP की कोई भी टर्म निकालनी होगी, हमारे पास एक फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है जिसने हमारे वायर D इज कॉमन डिफरेंस, वायर N इज कौन सी टर्म हमने निकालनी है, वायर A इज द फर्स्ट टर्म एंड वायर AN इज वो टर्म जो हमने निकालनी है। तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे बताओ AN हमने टर्म निकालनी है, हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। दैट मीन्स AN वी हैव टू फाइंड AN, मतलब A फिफ्थ हमने फाइंड करना है। N नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई विल राइट फिफ्थ। फर्स्ट इरेजर को मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। हाँ, A फिफ्थ, क्योंकि व्हाट इज AN, मैंने आपको अभी बोला AN इज कौन सी टर्म आपने निकालनी है, हमने फिफ्थ टर्म निकाले। A इज फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 7 प्लस N मीन्स कितनी, मतलब कौन सी टर्म आपको निकालनी है, हमने फिफ्थ टर्म, दैट मीन्स N इज 5। ये जो N है ना, देखो ये क्या मतलब है, AN का मतलब है वो जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सी होगी। दिस N इज मतलब कौन सी टर्म हमने निकालनी है। दो चीज़ें डिफरेंट, दो चीज़ें हैं। AN इज फॉर एग्जाम्पल ये जो टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द AP, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द AP। थर्ड इज N। अगर मुझे थर्ड निकालनी होगी, थर्ड इज N, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 3। 21 इज AN, मतलब थर्ड टर्म कौन सी टर्म है। आपने समझा होगा, आपने डिटेल में AP को पढ़ा होगा। माइंस कॉमन डिफरेंसेस, दिस इज फर्स्ट टर्म A, दैट इज व्हाट यू कॉल ए 7। जरा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो आप लो, उनको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे हम 21 माइनस 14 लेंगे, दैट इज ऑल्सो 7, चाहे हम 4 माइनस 7 लेंगे, 14 माइनस 7 लेंगे, दैट इज ऑल्सो 7। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सिंपली, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखूंगा, common difference is simply final minus initial मगर consecutive, that is 14 minus 7, that is 21 minus what you call as 14। ये आपको तो पता होगा, AP में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो दैट इज A फिफ्थ जो हमारे पास टर्म आएगी ऑफ दिस AP, दैट इज इक्वल कॉमन डिफरेंस क्या है 7, क्योंकि आएगा ना 14 माइनस 7 7, दैट्स 5 माइनस 4, दैट्स 7 प्लस 5 माइनस 1, दैट्स इक्वल टू 4 इंटू 7, दैट्स इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू 7 इज 28, दैट्स इक्वल टू 7 प्लस 28, दैट्स इक्वल टू 35। दैट मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 35। 35 कौन सा ऑप्शन है, दैट्स ऑप्शन B। यहाँ पे आप एक काम करना, जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ दिस इज सोल्यूशन, और मैं टिक वहाँ पे भी करूँगा, कहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन होगा। आप यहाँ पे बिल्कुल, अगर लेमैन होगा उसको AP पता नहीं होगा, वो भी इसकी फिफ्थ टर्म बता सकता था। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, व्हाट विल बी फोर्थ टर्म, इट इज 7 का ये टेबल है, दैट्स 28, व्हाट इज फिफ्थ टर्म, दैट इज 35। ये बिल्कुल एक लेमैन भी बता सकता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब लेमैन क्या नहीं बता सकता था, 50th टर्म, 100th टर्म सिर्फ मैथमेटिक्स स्टूडेंट बता सकते। अब अगर 100 टर्म तक ये लेमैन काउंट करेगा तो उसको एक दिन लगेगा बेटा पूरा, इसलिए मैथमेटिक्स स्टूडेंट वहाँ पे वर्क करेगा। हालांकि आपको यहाँ पे फिफ्थ टर्म जानी थी, कोई भी इसको बता सकता था। नाउ वी विल सॉल्व द फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला है विच ऑफ द, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशो ऑफ द एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूज इन ए राइट एंगल फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखूंगा फिफ्थ। कह रहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं लूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक एक्यूट एंगल है थीटा, एक्यूट एंगल इज थीटा। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशो क्या है, adjacent side to the hypotenuse. What is the adjacent side with respect to this theta? It is this side, this is hypotenuse, right angle triangle, this is the adjacent side, this is the opposite side.
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है रेशो किस किस का एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड इज दिस साइड, इसको हम बेस बोलते हैं ना, बेस डिवाइडेड बाय, मुझे बताओ टू द हाइपोटेन्यूज, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। व्हाट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज? सर वी नो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज cos, or to be more perfect, cosine. Cos is base divided by hypotenuse. That means the ratio of adjacent side to the hypotenuse. Adjacent side क्या है? बेस. एडजेसेंट साइड क्या होता है? बेस विद रेस्पेक्ट टू दिस थीटा, बेस होता है. टू द हाइपोटेन्यूज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज cos. दैट मीन्स इट्स द cos ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा है. दैट मीन्स आंसर विल बी द cos ऑफ थीटा. क्योंकि cos ऑफ थीटा ऑप्शन में से नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ दीज विल बी द ऑप्शन. बहुत सारे बच्चों ने थीटा दूसरा लिया होगा, कोई मैं उनके लिए भी यहाँ पे दिखाऊंगा, आंसर फिर भी आएगा cos थीटा ही. उनने थीटा ये लिया होगा, अब कोई बात नहीं. अब हाइपोटेन्यूज तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन अब एडजेसेंट साइड चेंज होगा. अब एडजेसेंट साइड हमारे पास ये बनेगा, अब एडजेसेंट साइड हमारे पास ये बनेगा. अब अपोजिट साइड जो हमारे पास है दैट विल बी दिस. जरा मुझे बोला हमें क्या बताना था? एडजेसेंट टू द हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट अब बेस होगी ना यही. अरे यार, अगर थीटा बेस कौन होगी वो हम विद रेस्पेक्ट टू एडजेसेंट साइड या बेस वो हम डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा. अगर ये थीटा है, बेस ये होगी. अगर ये थीटा है, दिस विल बी परपेंडिकुलर, इन दिस केस दिस, और ये है हाइपोटेन्यूज. जरा मुझे बताओ हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट. एडजेसेंट इज बेस, अगेन इट विल बी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड अगेन इट विल बी cos ऑफ थीटा. दैट मीन्स cos ऑफ थीटा इज आंसर, बट इट इज नॉट इन द ऑप्शंस. अगर ये ऑप्शंस में नहीं है, दैट इज नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन. नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं है. हाँ बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं है. द मिड पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ से भूल गया आपको बताना कहाँ से. ये पॉलिनोमियल से था, ये आपको पता है. ये एपी से था. अब इनमें क्या बताना? ये ट्राइगोनोमेट्री से था, ये तो पता ही होगा. दिस इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अच्छा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए ऑफ -2,8, मुझे बताना है द मिड पॉइंट. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये दो पॉइंट्स से पास कर रही है. वन इज ए ऑफ वन इज ए ऑफ, कहाँ गई? अच्छा हम कहाँ पे पहुंचे थे? 5 6 7 कहाँ पे है? 6, हाँ ये यहाँ पे हुआ है, सॉरी 6 यहाँ पे रहना चाहिए 5 के बाद. हाँ अब आया 5 के बाद 6. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ -2,8, ये है हमारे पास ए ऑफ -2,8. दिस इज बी ऑफ क्या है? बी ऑफ, दिस इज बी ऑफ -6, -4. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है. ये दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. लाइन सेगमेंट ये इन दो पॉइंट्स के थ्रू ज्वाइन कर रही है. ज़रा मुझे बता, ए ऑफ -2, -8 इसको बोलते हैं मैं x1, इसको मैं बोलता हूँ y1. इट पासिस थ्रू ए ऑफ -2, -8 इट इज इट्स x कोऑर्डिनेट एंड -8 इट इज इट्स y कोऑर्डिनेट, जो आपको पता होगा. सिमिलरली ये पास करता है थ्रू b ऑल्सो, तो b को मैं नाम दूंगा x2, y2, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए. अब इसको मैंने x1 नाम दिया, इसको मैंने x2 नाम दिया, इसको मैंने y1 नाम दिया, इसको y2. दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑल्सो x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑल्सो y कोऑर्डिनेट. हमने बताना है इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा जो इन दो लाइंस के थ्रू पास करती है. आपने पढ़ी होगी सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से. जरा मुझे बताओ व्हाट वाज द सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला इज गिवन बाय, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है बराबर x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2. हालांकि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होती है. सेक्शन फार्मूला यहाँ पे मुझे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराना है. सेक्शन असल में ये जो सेक्शन फार्मूला है ना, ये हमें देता है किसी भी जो यूजुअली 10th के सिलेबस में एक ही सेक्शन फार्मूला है, दैट इज इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला. जब आप आगे जाओगे आप पढ़ोगे दूसरी सेक्शन फार्मूला होती है एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फार्मूला. मुझे बताओ जो हमारे सिलेबस में मतलब सेक्शन फार्मूला वो क्या देती है? वो देती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच कट्स अ लाइन इन ए पर्टिकुलर रेशियो. अब वहाँ पे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको सर ने बताया होगा ज़रूरी कि अगर ये जो पॉइंट है मिडिल, ये पॉइंट मिड पॉइंट है,
हालांकि हम जनरल के लिए डिफाइन करते हैं किसी भी रेशो में जो कट करेगा इस लाइन को, जो मिड पॉइंट है ये करता है इसको कट इन द रेशो 1:1। वहाँ पे आपको जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो मिलेंगे x1 + x2 / 2। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट, जो इसको बीच में काटता है। अब अगर बीच में नहीं करेगा तो वहाँ पे हम लेते हैं L और N रेशोज, आपने डिटेल में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे जैसे क्लास दे रहा हूँ। अब मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इट इज़ दिस, x1 is -2 plus x2 is 8 divided by it is sorry x2 is -6 sorry it's -6। यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ x2 दैट इज क्या होता है x1 + x2। अब चूंकि जब मैं इसको प्लस करूंगा ये -6 है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दैट इज -6 / 2 इट्स -8 / 2 इट्स -4, -8 / 2 इज -4। y कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट का, दैट्स y1 + y2, y1 इज 8 + y2 क्या है हमारे पास, y2 इज 4। आई डोंट थिंक y2 इज 4, हमने कोऑर्डिनेट्स ठीक लिखे। फर्स्ट आई विल चेक। -6 -4 है। अब मैं क्या कर रहा था, -6 -4 है, दैट मीन्स y2 इज नॉट 4, y2 इज -4 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इक्वल टू दिस इज -4 दिस इज 8 - 4 दैट्स इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 दैट्स 2, दैट मीन्स -4 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। x1 है हमारे पास -2, यहाँ पे फिर भी चेक करेंगे -2 है x1 है -2, हाँ, और ये है -6, दैट मीन्स -2 -6 -4 डिवाइड -4,2 विल बी द आंसर। यहाँ पे इसको टिक ऑफ नहीं मानना, इट इज़ ये इसको ऑफ रब करना, ये दिस इज़ नॉट, ये वहीं से था मुझे पता नहीं है। यहाँ पे -4, -2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दिस वाज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इज फ्रॉम रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल है 6 और 72 का एलसीएम निकालो। अरे यार मैंने सिखाया था क्लास में एलसीएम कैसे निकालते, सिंपली बहुत सारे मेथड्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो आप। ज़रा मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे हम। 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज़ 2 3 1 और 3। फिर 72 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे, ये तो आपको पता होगा, 2 36 आर, फिर हम देंगे 2 × 18, फिर यहाँ पे 2 × 9, 3 × 3। ज़रा मुझे बता इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 6, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, दैट इज़ 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ज़रा मुझे बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन क्या है 2, यह है 2 × 3 सॉरी 2 है कॉमन, 3 है हमारे पास कॉमन। ज़रा मुझे बताओ एलसीएम किसके बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है जो कॉमन है उनको एक ही बार हम लेते हैं। कॉमन है 2 × और कॉमन है 3, दैट मीन्स इसको हम एक ही बार लेंगे। अब इसको भी 2 सॉरी 3 मैंने क्या इसको अंडरलाइन किया, इस 2 को 2 नहीं, दिस इज़ 3, 2 × 2, दिस इज़ हमें 3 को यहाँ पे ये करना है हाईलाइट, दैट मीन्स 2 × 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 इंटू, देखो ये है ना 2 × 3, यहाँ पे भी 2 × 3, यहाँ पे भी एक ही बार लिखते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। This will come out to be 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 12 2 are is 24, 24 × 3, this is 72, 72 will be the LCM of these two numbers 6 and 72, 72। अब जो बच्चा जिसने मेरे पास पढ़ा होगा, मैंने एक ट्रिक बोली थी, ट्रिक नहीं मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बोला था। मैंने कहा था कि 6 और 72 का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब होता है लवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में लवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। अब 6 12 आर होता है 72, 6 के टेबल में 72 पहली बार, 12 के केस में आता है 72 के टेबल में भी पहली बार 72। देखो 6 के टेबल में जो 72 है वो 12 पे आता है, लेकिन 72 के टेबल में जो 72 है वो 1 पे आता है, दैट मीन्स लवेस्ट है ना, ये इससे नीचे मत होगा कोई। अब जिनको अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी, जिनको समझ आया होगा तो उनको आया होगा, अब जिनको नहीं आया उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, जनरल मेथड तो है ना। आई विल चेंज पेन। ज़रा मुझे बता यहाँ पे हो गया अप टू दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर डन। इसके बाद एलसीएम के बाद दिस इज़ ये इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से है, इसको मैं एक्सप्लेन क्या करूँगा। मुझे पता है प्रोबेबिलिटी में आपने एक फार्मूला पढ़ी थी P ऑफ A एंड P ऑफ A नॉट, जिसको हम A' लिखते थे, इज इक्वल टू 1 द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग एंड नॉन ऑकरिंग इज ऑलवेज 1। मतलब देखो एक इवेंट या तो होगा या तो नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी न होने की 1 होगा। अरे यार ये आपने वहाँ पे डिटेल में समझा होगा,
आई थिंक कि मैं क्लास में हूँ, सॉरी फॉर दिस। हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पी ऑफ ए दे के शायद पी ऑफ ए 0.6, पी ऑफ नॉट ए निकालना। अब ये कौन सा क्वेश्चन था मुझे बताइए, कौन सा तूफान था। 6 प्लस पी ऑफ ए नॉट दैट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स पी ऑफ ए नॉट विल बी इक्वल टू 0.4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 0.4 था। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी 0.4। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब इसमें क्या करूँ मैं, फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। हैड इट बीन, फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 को, आंसर है 2/3 पाई आर क्यूब। हैड इट बीन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन द आंसर वुड हैव बीन exactly, then the answer would have been 4/3 pi r cube. It is talking of, he is talking of he or she is talking of hemisphere. Its volume is 2/3 pi r cube. इसके बाद है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x²। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x²। उसके बाद क्या है 2x² माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हम निकालने हैं। आप बहुत सारे तरीकों से इसके रूट्स निकाल सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है दैट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट्स x इज इक्वल टू माइनस बी इज माइनस इंटू माइनस बी, दैट इज माइनस इंटू माइनस 5, दैट इज इक्वल टू प्लस। मैंने क्या बोला था, यही बोला था, हाँ माइनस बी मतलब माइनस, असल में होता है माइनस इंटू माइनस बी नहीं हुआ, माइनस बी दैट इज माइनस, बी क्या है -5, माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस, दैट मीन्स इट विल बी +5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² दैट्स 5² दैट -5 का स्क्वायर दैट्स 25 माइनस 4ac दैट्स 4 2 आर 8 8 3 आर 24 डिवाइड बाई 2a इज 2 into 2 दैट्स 4, दैट मीन्स 5 प्लस minus this is 25 minus 24 is 1 divided by 4. One root will be 5 plus 1 divided by 4, that will be 6 divided by 4 क्योंकि quadratic equation में 2 रूट होंगे. Second root will be 5 minus 1 divided by 4, that will be 4 divided by 4. One root will be 3 by 2 and second root will be 1. That means 1 comma 3 by 2 या 3 by 2 comma 1 will be answer. 1 comma 3 by 2 exactly 1 comma 3 by 2, 2 by 3 नहीं 3 by 2 हमने यहाँ पे निकला ना, हाँ 3 by 2 comma 1, this will be the answer. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 that is it's again from chapter real numbers, that is the prime factorization of 8190 is, हमने बतानी है कि 8190 इट्स ए कंपोजिट नंबर और हमें पता है कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है. हम सीधा इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. दैट्स पहले 2 से होगा 240R, दैट इज़ 1, 29R, दैट इज़ 1, दैट इज़ 25R. इसके बाद 2 से नहीं होगा, दैट इज़ 3 से होगा, दैट इज़ 3 into 13 is 39, 1, 3 into 6 is 8, 3 into 6 is 18, 1, 3, 5 are 15. Again 3 से होगा, 3, 4 are 12, 1, 3, 5 are 15, 1, 3, 5 are 15. Now I don't think कि 3 से होगा. कि अगर हम अब क्या करेंगे, अब करेंगे 5 से. पहले देखेंगे 3 से ही होगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ 3 का. इट विल नो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3. 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है लास्ट पे. अगर ये होगा 5 तो 5 से होता है. दैट इज़ 5 9R 45, 5 1R. उसके बाद 91 को सीधा पता है 7 से होगा, 7 13R और 13 1R. अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 8190 के, दैट इज़ इक्वल टू 2 into 3 into 3, that is 2 into 3 square into 5 into 7 into 13. These are the prime factors of 8190. ये कह रहा है कि the prime factorization of 8190 is 2 cube. देखो जो अब बच्चे देखो असल में क्या होता है, टाइम अगर आपको वहाँ पे सेव करना होगा ना, मतलब पेपर में, अच्छे बच्चे ने यहाँ ही से इसको कैंसिल किया होगा और इसको फॉल्स लिखा होता है जब दूसरे नंबर को 2 से नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 क्यूब. अरे जब 2 क्यूब 2 तो एक ही आया, उसके बाद तो 3 आया, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर्स आएंगे. दैट मीन्स उस बच्चे ने वहाँ पे कैंसिल किया होगा. अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में तो टाइम का झंझट नहीं होता है, तो यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये
हैं 2 क्यूब कहीं नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट दिस, इट विल बी फॉल्स, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 भी है, 5 इंटू 7 इंटू 13 भी है, ये तो सरासर गलत प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब कुछ बच्चे वैसे भी कर सकते थे, आप इसको चलो कितने तरीके बताऊं, अब आप इसको वैसे भी कर सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, वहाँ पे आप चेक कर सकते थे कि ये क्या आ रहा है 8190 के बराबर। अगर आ रहा है तो फिर इसका मतलब नहीं है कि अगर ये आ रहा है तो ये फिर ठीक होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ना, फिर अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर वहीं पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये फॉल्स है। अगर वहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे इसको फिर चेक कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको अभी बोला। This is question number 11 is done, and next question is question number 12. Question number 12 is simply the common difference of the AP. मैंने अभी आपको बोला जो AP है ना, इसकी जो common difference होती है ना, that is final term minus, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है। शायद मैंने वहाँ पे आपको बोला था फाइनल माइनस इनिशियल, आई एम सॉरी, कंजिक्यूटिव दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे मैंने बोला भी था कंजिक्यूटिव, लेकिन मैंने बोला था शायद फाइनल माइनस इनिशियल ना, का दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन। ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे दिस इज़ ए एन, देखो असल में कॉमन डिफरेंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर ये हमारे पास ए है, अगर मैं इसको ए एन मान के, चलो अगर मैं इसको ए बी मान के चलता हूँ, ए बी इज़ अ फर्स्ट टर्म फॉर अस। व्हाट्स ए बी? ए बी इज़ फर्स्ट टर्म. What is this 1 minus 2q divided by 2q? This is second term. This is written as ab plus 1. This is third term. This is written as ab plus 2. And what is common difference defined as? That is ab plus 1 minus ab. Yeah. ab plus 2 minus ab plus 1. This is the real earth. This is the real meaning of the common difference. हालांकि AP में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, या आप लेमेंस लैंग्वेज में लिखो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे। ज़रा मुझे बताओ दूसरी टर्म क्या है? 1 माइनस 2q डिवाइडेड बाई 2q, इसको माइनस करेंगे हम 1 डिवाइड बाई 2q। अरे मैंने यहाँ ही पे सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, चलो यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मैं यहाँ ही पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। कहाँ गया ये? मैंने किया था ना कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12? हाँ यहाँ पे किया ना मैंने क्वेश्चन नंबर 12। दिस क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू, दैट इज 1 माइनस 2q कॉमन निकलेगा, ये आपको पता है, बेसिक मैथ्स है। 1 माइनस 2q यहाँ पे रहा, -1 प्लस 1 कैंसल, 2q कैंसल, दैट इज -1 विल बी द आंसर। -1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, -1। मैं सोच रहा था कुछ मत इरेज हो गया यहाँ पे, अच्छा ठीक, ये मैंने उससे दूसरे कलर से इसको टिक मारा था। हाँ मैं सोच रहा था कुछ मत इरेज हो गए, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर है अच्छा से दिख रहा है। ठीक है 13, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इज नाउ, दैट मीन्स 12 का आंसर फिर भी लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रॉपर सीक्वेंस रहेगी। 12 का -1 है आंसर। चलो दूसरा कलर हम यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फॉर एनी इवेंट ए एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट वी हैव, और ओब्वियसली याद रखना किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, याद रखना। अरे ये कहाँ पे आ गया? शिट इसके बाद है, हाँ अब ठीक हो गया। अरे इसको थोड़ा सा रीअरेंज हो गया, फर्स्ट लेट मी क्लियर इट। इस पे ये हाथ पड़ जाता है ना, इसको पेज का ये रिशफल हो जाता है, पेज रिशफल होते हैं इसके, मामूली हाथ पड़ गया तो पेज रिशफल हो गए। 12 के बाद है 13, हाँ इसके बाद है, हाँ एग्जैक्टली अब ठीक हो गया। 6 7 फिर भी बीच में आ गया ना। दिस इज 4 5 के बाद अब आ गया 6 7। सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंस। चलो जो भी, मुझे क्या करना है इसकी सीक्वेंस को,
फिर भी हो गया ठीक। अब मैंने छोड़ा भी था तो फिर भी हो गया ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है -1। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इट इज़ ए सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि ए रैंडम एसोसिएटेड, कोई भी इवेंट हमारे पास ए है, इट इज़ एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है? या तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकती है, या तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 1 हो सकती है। ये तो हम प्रोबेबिलिटी शुरू ही इस पॉइंट से करते हैं। अगर किसी कोई भी इवेंट ए है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इट इज़ एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, लाइक क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी इवेंट, जो हमारे पास कोई भी इवेंट ए है एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या होती है? ऑब्वियसली या तो उसकी अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज 1 से बियॉन्ड तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं होता है, या मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 से भी कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, या 1 और 0 के बीच में हो सकती है। दिस क्लियरली रिप्रेजेंट्स इस प्रोबेबिलिटी। और हम देखेंगे क्या इसने यही दी है। अगर यही दी है तो देन इट इज़ ट्रू। अगर ये नहीं दिया, हाँ एग्जैक्टली इट इज़ ट्रू, क्योंकि यही दी है इसने प्रोबेबिलिटी। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। अरे यार, इसको 15 मुझे लगता है 20 साल हो गए इस क्वेश्चन को आते हुए। इट इज़ सिमिलर फिगर्स, दो फिगर्स जिनकी शेप सेम होगी बट साइज सेम नहीं होगा, दीज आर सिमिलर। दो फिगर्स जिनकी शेप सेम होगी और साइज भी सेम होगा, तब हम दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और एग्जाम्पल भी आप पढ़ते हो, दुनिया की जितने भी सर्कल्स हैं आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि सारे सर्कल्स है, शेप सारे की सर्कल्स है, लेकिन सारे दुनिया के सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट वो तभी होंगे जब उनकी रेडियस सेम होगी। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है 15th क्वेश्चन है, एक सर्कल को मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? ए सर्कल कैन हैव ए मैक्सिमम, ये पढ़ते हैं हम सर्कल्स में, सर्कल को एक मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं? हमेशा सर्कल कैन हैव ऑलवेज ओनली एंड ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल को सिर्फ और सिर्फ हम 2 पैरेलल टेंजेंट्स डाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट डाला, ये इसको सर्कल को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट डाला, ये इस सर्कल को यहाँ पे कट कर रहा है, दैट मीन्स 2 ही पैरेलल। तीसरा तो हम डाल ही नहीं सकते। या कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो यहाँ से डालूंगा, अरे यार इसका पैरेलल आएगा सिर्फ यहाँ से बस। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो यहाँ से डालूंगा। इन नटशेल सर्कल के सिर्फ पैरेलल टेंजेंट जो है ना 2, ये सर्कल टेंजेंट जो है ना वो एक ही पॉइंट को टच करता है। ये यहाँ से मैंने ये एक ही पॉइंट को टच करता है, ये आप मैनेज करना है। इन सर्कल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद 16 क्या है, ये भी किया हमने। क्वेश्चन 15 भी किया हमने। 16 इज व्हाट इज द फर्स्ट 3 टर्म, व्हाट आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस? हमारे पास है a n इज इक्वल टू -1 रेस्ट पावर n 2 रेस्ट पावर n। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? a रेस्ट पावर n इज इक्वल टू -1 रेस्ट पावर n डॉट 2 रेस्ट पावर n। मुझे बतानी है इसकी पहली 3 टर्म्स। अरे यार, पहली 3 टर्म्स इस सीक्वेंस की बतानी है, ये तो इजी बात है। ज़रा मुझे पता पहली टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की। n का वैल्यू हम रखेंगे 1। 0 नहीं, 0 हम डिफाइन ही नहीं करते, 0th टर्म डिफाइन ही नहीं होती है, टर्म फर्स्ट डिफाइन होती है। फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, हम n का वैल्यू करेंगे पुट 1, an होगा बराबर दैट्स इक्वल टू -1 रेस्ट पावर 1 into 2 raised to power 1, that's equal to 2 raised to power 1 is 2 and -1 raised to power 1 is minus, that's -2 will be the first term. सेकेंड टर्म जो होगी दैट मीन्स n का वैल्यू हम 2, ये अब तो AP ने डिटेल में पढ़ा होगा। सेकेंड टर्म मीन्स n का वैल्यू 2 पुट करो, a रेस्ट पावर n उस वक्त निकलेगा -1 रेस्ट पावर 2 into 2 रेस्ट पावर 2, दैट्स -1 रेस्ट पावर, इवन इट्स ऑलवेज +1, दैट्स 2 2 are 4, दैट्स इक्वल टू 4 होगी इसकी सेकेंड टर्म। This will be 4, and third term will be put n is equal to 3. That means a n will be equal to -1 raised to power 3 into 2 raised to power 3, और आपको पता है -1 raised to power odd, it's always -1 into 2 3 r, that is 2 3 r नहीं 2 cube है, that's 8, that's equal to -8. This is 2 4 and -8. These are then first 3 terms कौन है, 2 4 -8। हुआ ये क्वेश्चन भी खत्म। ये आया था किससे, हाँ AP से आया था। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास 2 इक्वेशंस है, हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशंस है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशंस है। वन इज व्हाट यू कॉल एज 2x + 3y - 9 is equal to 0, 2x + 3y
-9 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास दैट इज 4x प्लस 6y माइनस 18, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। मुझे बताना ये डिपेंडेंट है कि नहीं है, ज़रा मुझे बताओ। जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कब हम बोलते हैं डिपेंडेंट? व्हेन दे रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ये भी वही स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये भी वही स्ट्रेट लाइन। अब चेक कैसे करेंगे ये डिपेंडेंट है कि नहीं करेंगे? मैंने वहाँ पे आपको बोला था इफ़ वन इक्वेशन इज a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and second one equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then these two equations, ये जो linear equation two variables ये are dependent only when a1 divided by a2 when the ratio is same, b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2। ऐसी हमारे पास मैंने आपको बोला था जनरली अगर दो equations ऐसी होंगे ये dependent होंगी तभी ये represent करेंगे straight line, तभी जब इनके ratios बराबर होंगे। That's a1 is 2 divided by a2 is what you call as 4 which is equal to b1 divided by b2, b2 is here 3 and b1 is 3, b2 is 6 is equal to c1 is -9 divided by c2 is -18। आप चेक कर सकते हो, हाँ रेशो बराबर है 1/2 1/2 1/2। दैट मीन्स ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, दे आर डिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल इसका ट्रू आंसर है दे आर डिपेंडेंट। हमें क्वेश्चन क्या था? इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। हाँ ट्रू, दे आर डिपेंडेंट क्योंकि रेशो हमारे पास सेम निकला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है sec A is equal to 12/5 for some angle theta। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। sec A जो है वो बराबर है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या कह रहा है कि क्या sec A पॉसिबल है ये बराबर होगा 12/5 फॉर सम एंगल ए। ये मैंने वहाँ पे भी कराया था बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है इजी है। ज़रा मुझे बताओ sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। व्हाट्स cos? cos इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज sec? sec इज हाइपोटेन्यूज। sec इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है cos का। अगर sec है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज लार्जर, दैट इज 12 है यहाँ पे बड़ा देन 5। हाँ जो बेस होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से कम होती है। 12 हाइपोटेन्यूज है, बेस 5 है, दैट मीन्स दिस इज राइट। हाँ sec A फॉर सम एंगल A कैन बी व्हाट वी कॉल एज 12 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम लिखेंगे राइट, ये हो सकता है। दिस इज ट्रू, दिस इज राइट, sec A कैन बी। हाँ 5 डिवाइड बाई 12 कभी sec A नहीं हो सकता क्योंकि बेस हाइपोटेन्यूज कभी बेस से छोटा नहीं हो सकता है। दिस इज ट्रू, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस एंड 12 डिवाइड बाई 5। हाँ दिस इज ओके, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 12, बेस इज इक्वल 5, दिस इज ओके। इसके बाद इसी का और पार्ट है, क्योंकि हम और पार्ट नहीं छोड़ेंगे, किसी ने और पार्ट अगर किया होगा। sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अरे यार ये आइडेंटिटी है, ये सीधा आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं ये तो उन्हीं तीन आइडेंटिटीज़ पे तो पूरी ट्राइगोनोमेट्री बेस्ड है। दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ वहाँ पे मैंने अब जोर दिया था इस पे 0 डिग्री लेस और इक्वल टू ए बट लेस देन 90 नॉट इक्वल टू 90। हालांकि यहाँ पे तो इस पे पूछा ही नहीं गया था, आपको सीधा बताना था, तो आइडेंटिटी कंप्लीट करनी थी। sec स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर ए। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 19, हमने कैलकुलेट करना है मीन। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन था। वी वर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट 5 प्राइम। ये क्वेश्चन मुझे लगता है 50% पॉपुलेशन ने इसलिए गलत किया होगा क्योंकि उन्होंने 1 को पहला प्राइम नंबर कंसिडर किया होगा। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 / second prime number is 3, third prime number is 5, fourth prime number is 7 and fifth prime number is 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11। अब मुझे इन 5 नंबर्स का मीन निकालना है। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 5/6 5.6 will be the answer of this question। 19 भी हुआ, 18 भी हुआ, 17 भी हुआ और पार्ट भी हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, व्हाट इज द एम्पायरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। मुझे मीन मोड और मीडियन के दरमियान एम्पायरिकल रिलेशन बतानी है। बिल्कुल ये एक फेमस रिलेशन है मीन मोड और मीडियन के दरमियान। याद रखना, अगर मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा अच्छे से, आपने वहाँ पे इसको देखा होगा कि जो मीन माइनस मोड होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स मीन माइनस मिडियन। याद रखना, मीन माइनस मोड होता है बराबर 3 टाइम्स मीन माइनस मिडियन, या इसी को बहुत सारे फार्मूला, ये एक एम्पायरिकल रिलेशन है। बिल्कुल आपने स्टैटिस्टिक्स में जिसको डिटेल में इस रिलेशन को समझा होगा, यहाँ पे आपने सिर्फ बतानी है रिलेशन को, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीन माइनस मोड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, हमने तो सर ये रिलेशन लिखी ही नहीं। हाँ, वो इनने ऐसे लिखा होगा 3 मीन माइनस 3 मिडियन, उन्होंने ऐसा लिखा होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं 3 मीन को यहाँ से लाऊं, दैट विल बी इक्वल टू 2 मीन। अगर मैं मोड को वहाँ से 3 मिडियन, यहाँ से आएगा 3 मिडियन। अगर मैं इसको राइट साइड से लाऊं, यहाँ से 3 मीन, इस मीन को मैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 2 मीन, और यहाँ से मैं मोड को प्लस मोड। दैट मीन्स इस रिलेशन को ऐसे भी आप लिख सकते हो, मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मिडियन। बहुत सारे बच्चों ने ये रिलेशन भी लिखी होगी, मोड प्लस, या वो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी लिखा होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मिडियन माइनस 2 मीन। बहुत सारे बच्चों ने ये रिलेशन भी लिखी हो। अब जो भी आपने लिखी है वो सही है, लेकिन यही होनी चाहिए, इन्हीं रिलेशंस में से कोई होनी चाहिए। जो भी आपने लिखी है वो सही होगा। इसके बाद है हमारे पास इसका और पार्ट, दैट इज राइट द फॉर्मूला फॉर मोड ऑफ ग्रुप डेटा। हमने मोड ऑफ ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला लिखनी है। ये बिल्कुल आपने स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ मोड फॉर ग्रुप डेटा। मैं यहाँ पे लिखूँगा, यू वर आस्क्ड टू सिंपली राइट द फॉर्मूला, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये आपके पास सिंपली फार्मूला पहुंची गई थी। तो दिस इज़ द फार्मूला। इसी के साथ हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। हालांकि हमने सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं जाना, मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश भी की कहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, और ये आपके लिए की एक्ट करेगी जो ये 20 क्वेश्चंस है। लास्ट को मैंने टिक दिया, हाँ, तो लास्ट को मैंने टिक दिया 20 को। बिल्कुल दिस विल एक्ट एज ए की फॉर यू। अब आप देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं या नहीं किए। होप कि आपने सब ठीक किए होंगे। टिल देन टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।